हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पर हम डिस्कस करेंगे, वे ऑफ स्टडी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना प्रोफाइल आपको बताना चाहता हूँ। माय नेम इज शिव कुमार, प्रोफेशनल पहचान शिव सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी, मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स में। सेकेंड, टीचिंग एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का है। 12 ईयर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। थर्ड, टीचिंग प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट, स्कोर प्लस क्लासेस। यहाँ पर मैं अपना खुद का कोचिंग है, इसका डायरेक्टर हूँ। एंड सेकेंड, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। पिछले 1 साल से यहाँ पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। थर्ड, अदर कोचिंग सेंटर्स, यहाँ पर मैं लेक्चर देता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मेरा टीचिंग जो एक्सपीरियंस है और टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में कैसे मैंने कहाँ स्टडी कराता हूँ, लेक्चर देता हूँ, इसके बारे में मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ पर दे दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं वे ऑफ स्टडी पर। आपके स्टडी का वे क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेक्चर का फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम बताना चाहते हैं कि वे ऑफ स्टडी आपकी क्या होनी चाहिए। वे ऑफ स्टडी, तो सबसे पहले 2 कोटेशन आप याद रखें। वेल बिगन इज हाफ डन। सेकेंड, सक्सेस बिगन्स विद हार्ड वर्क। ओके फ्रेंड्स, ये कोटेशन आप जानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होगी। सबसे पहले आप देखते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। यहाँ से कोटेशन से स्पष्ट है कि आपका बिगनिंग अगर क्लियर है, करेक्ट है, तो हाफ डन हो जाती है, आधे काम हो जाती है। तो यहाँ पर बिगनिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो 50% वर्क आपका हो जाता है। एंड जो सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से स्टार्ट होती है, तो हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है और हार्ड वर्क करने के बाद हम स्मार्ट वर्क में कैसे यहाँ से बढ़ते हैं आगे, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो सिलेबस का स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, किस तरीके से सिलेबस को आपको कवर करने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सिंपल ग्राफ के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास टॉपिक्स है, मैथ्स का टॉपिक्स डिसऑर्डर में यहाँ पर है, डिसऑर्डर, और सेकेंड टॉपिक्स यहाँ पर जो है ऑर्डर में। ओके फ्रेंड्स, तो डिसऑर्डर में अगर टॉपिक की अगर हम तैयारी करते हैं तो आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ती है, और ऑर्डर में अगर हम स्टडी करते हैं तो रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ती है, इस पर हम ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक्स है, टॉपिक्स के लिए मैंने पॉइंट्स बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप के आपके पास सिलेबस का टॉपिक्स है। ये डिसऑर्डर में यहाँ पर बिखरा हुआ है। और सेकेंड, इसको जब अरेंज करते हैं, अरेंज, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर सेट हो जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप की चलती है इन ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डिसऑर्डर में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं और इसको अरेंज करके ऑर्डर में प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सक्सेस में क्या फ़र्क पड़ रही है, इसको आप समझने की कोशिश करें।
यहाँ पर डिसऑर्डर में अगर हम स्टडी करते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है और एक्यूरेसी जो होती है, क्या कह सकते हैं, एफिशिएंसी, यहाँ पर आपका 35 to 40% एफिशिएंसी आपको मिलती है। और अगर ऑर्डर में स्टडी करते सिलेबस का तो एफिशिएंसी 100% आपको मिलती है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर और डिसऑर्डर में कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। 100% एफिशिएंसी से एग्जाम्स में नॉलेज को जब प्रेजेंट करते हैं आप, तो यहाँ पर जो सक्सेस होता है, सक्सेस ये श्योर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 100% आप नॉलेज को एग्जाम में यहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो स्कोर गेन करेंगे और रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगी, सक्सेस आपको मिलेगी। सेकंड, यहाँ पर जब डिसऑर्डर में स्टडी करते हैं तो माइंड जो है एग्जाम्स में 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ओनली 35 to 40% एक्सप्रेस कर पाती है। और नॉलेज बराबर होते हैं, दोनों कंडीशन में नॉलेज होता है, बट यहाँ पर डिसऑर्डर में 35 to 40% ही एक्सप्रेशन हो रहा है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर रिजल्ट जो होता है, सक्सेस जो होता है, वो अनसर्टेन होता है, सर्टेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम टेबल काफ़ी टाइम लेता है और रिजल्ट अनसर्टेन होता है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट को इफेक्ट कर रहा है सक्सेस को, वो ऑर्डर और डिसऑर्डर, ऑर्डर डिसऑर्डर में यहाँ पर रिजल्ट में इफेक्ट पड़ रही है। नॉलेज से इफेक्ट नहीं पड़े, नॉलेज तो इन दोनों कंडीशन में सेम यहाँ पर है, बट एग्जाम्स में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको, तो एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपका काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रही है। तो एग्जाम्स में ही आपकी पूरी नॉलेज का यहाँ पर रिजल्ट क्या होगी वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो हमेशा स्टडी का जो वे होना चाहिए, मीन्स वे ऑफ स्टडी वो ऑर्डर्स में होना चाहिए। ऑर्डर्स में होगा तो आपको सक्सेस टाइम की लिमिट टाइम मिल जाएगी, और डिसऑर्डर में अगर होगी तो यहाँ पर आपको काफ़ी समय लग सकता है और अनसर्टेन रहेगी हमेशा। तो इस तरीके से सबसे पहले सिलेबस को आपको स्टार्ट करने के पहले प्रिपरेशन के लिए इसको ऑर्डर में अरेंज करनी चाहिए। पहले समझना हो किस टॉपिक को पहले स्टार्ट करनी चाहिए, किसको सेकेंड नंबर पे। इस तरीके से आपको ऑर्डर में पहले सिलेबस को अरेंज करने जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पूरी सिलेबस को ऑर्डर में प्रैक्टिकली अरेंज करके आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। सो आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेगमेंट में। फ्रेंड्स, मैथ्स के सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पूरे सिलेबस को स्टडी करने का वे क्या होना चाहिए इस पर। तो वे ऑफ स्टडी पर हम डिस्कस करते हैं, वे ऑफ स्टडी कंप्लीट सिलेबस को। तो आप पूरे मैथ्स के सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं मैथ्स, इसको फर्स्ट पार्ट में आप एडवांस मैथ्स के रूप में ले सकते हैं, एडवांस मैथ्स को फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में अरिथमेटिक, और थर्ड में DI प्लस स्टेट को ले सकते हैं, एंड 4 में प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स के सिलेबस को आप 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्डर में स्टडी करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग एडवांस मैथ्स की जो प्रिपरेशन है इसको फर्स्ट लेना चाहिए, सेकेंड अरिथमेटिक, थर्ड में DI एंड स्टेट, एंड 4 में प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वे ऑफ स्टडी यहाँ पर ऑर्डर अगर देखते हैं तो ऑर्डर में आप देखते हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से आपका वे होना चाहिए स्टडी करने का। तो ऐसे आप स्टडी करते हैं तो आप पूरे सिलेबस को इंटर करेक्ट कर सकते हैं और लंबा समय तक उसे माइंड में रख सकते हैं, ताकि एग्जाम्स में आसानी से एक्सप्रेस कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स होती है और अरिथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होती है। ओके फ्रेंड्स, एडवांस मैथ्स में टोटल 4 टॉपिक्स होती है, जिसमें से फर्स्ट अलजेब्रा, हिंदी में इसको बीजगणित बोलते हैं, एंड सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में, थर्ड ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
एंड 4 मेंसुरेशन। इसमें एरिया एंड वॉल्यूम की स्टडी करते हैं और इसका जो यूज होता है वो होता है यहाँ पर प्रिज्म एंड पिरामिड। तो ये जो पार्ट है ये एडवांस में से का पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं एडवांस में से में अलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति, एंड इसका जो यूजेस होता है प्रिज्म और पिरामिड होती है। तो इस तरीके से आप इसको एक कोड में याद रख सकते हैं, सिंबल में, जिसे आप इसे लिख सकते हैं समझने के लिए 8 माइनस 8 और GM, 8 GM से आप इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। A का मीनिंग यहाँ पर अलजेब्रा से है, T का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री से, G का मतलब ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, M मतलब मेंसुरेशन। तो आप आसानी से इस कोड वर्ड्स से इस टॉपिक को याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अर्थमेटिक में कितने टॉपिक्स होती है और उन टॉपिक्स का अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए वे आप स्टडी के लिए, इस पर हम अब डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक में टोटल 15 टॉपिक्स होता है और इसको हम 3 सेक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी के लिए। 5, 5, 5 इस तरह से 3 भाग में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीक़े से स्टडी करते हैं तो आपस में टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप शॉर्ट ट्रिक बना के क्वेश्चन को आसानी से याद रख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस पर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है, फर्स्ट 5 के लिए हम लेते हैं, ये जो बेस्ड होते हैं रेशियो पर बेस्ड होते हैं, रेशियो इसको R से आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर का 5 टॉपिक होती है। फर्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकेंड मिक्सर एलिगेशन या फिर पार्टनरशिप ले सकते हैं, पार्टनरशिप जिसको हिंदी में साझा बोलते हैं, और फर्स्ट को रेशियो प्रोपोर्शन को अनुपात समानुपात कहते हैं। एंड थर्ड मिक्सर एंड एलिगेशन, इसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। 4 एजेस प्रॉब्लम, आयु संबंधी समस्या। एंड 5 एवरेज प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपके पास देखते हैं कि फर्स्ट जो 5 टॉपिक है उसको हम रेशियो के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप इस तरीके से अरेंज करके स्टडी करते हैं तो आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं पूरे टॉपिक को और इसी तरीके से आप आसानी से पूरे टॉपिक को आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है रेशियो बेस्ड जो टॉपिक है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और इसके जो यूजेस होता है वो ये 4 टॉपिक्स होता है। तो 1 टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल किया है तो आप 4 टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया अर्थमेटिक का। इस वजह से आपका स्टडी इन 5 टॉपिक को करनी चाहिए इस ऑर्डर में, तो आप आसानी से लंबा समय तक याद रख सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड 5 पार्ट, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन का। इसमें भी 5 टॉपिक्स होता है। फर्स्ट परसेंटेज, सेकेंड इसका जो यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज। 4 एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। 5 डिस्काउंट। इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट को 5 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं जो परसेंटेज पर डिपेंड करती है। अगर परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है, आपका इसका बेसिक्स क्लियर है, तो इसके बेसिस पे आप इन 4 टॉपिक को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्रिएट करके इन 4 टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सेकेंड सेगमेंट का यहाँ पर ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए: परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट टॉपिक बचता है 5, इसको हम थर्ड सेगमेंट में लेते हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का, टी के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस।
ये फर्स्ट टॉपिक होता है। एंड सेकेंड, इसका जो यूज होता है वो ट्रेन्स के प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं, ट्रेन रेलगाड़ी वाले समस्या। एंड थर्ड, बोट एंड स्ट्रीम्स, बोट एंड स्ट्रीम्स क्वेश्चन होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन्स में करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम में करते हैं, नाव एवं धारा एवं रेलगाड़ी वाली समस्या। एंड फोर्थ टॉपिक होती है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। एंड 5 टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। इस तरीके से आप इस 5 टॉपिक को आप थर्ड सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्डर में स्टडी करने के लिए। तो पूरे जो 15 टॉपिक है उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं अर्थमेटिक का। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो रेशो बेस्ड होते हैं, जिसको हम आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड जो सेगमेंट है परसेंटेज बेस है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड थर्ड सेगमेंट जो है टाइम बेस है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप आसानी से याद रखने के लिए आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं RPT। आप इस कोड से पूरी इस टॉपिक को माइंड में रख सकते हैं। R मीन्स रेशो बेस्ड क्वेश्चन, P मीन्स परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, T मीन्स टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से R भी 5 क्वेश्चन को लेके चलता है, P भी 5 क्वेश्चन और T भी 5 क्वेश्चन। तो 15 टॉपिक इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अर्थमेटिक का। और फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक्स का एडवांस और अर्थमेटिक के टॉपिक्स का बेसिक क्लियर होने के बाद आप DI, स्टेट एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर DI की जब बात आती है, DI डिपेंड करता है एवरेज पर, परसेंटेज पर एंड रेशियो प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस यूज होती है जनरली। तो यहाँ का अर्थमेटिक का कुछ बेसिक टॉपिक अगर आपके पास है तो आप DI के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर टोटल जो सिलेबस है आपको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। हमेशा वे ऑफ स्टडी एडवांस मैथ्स होने चाहिए फर्स्ट, इसके बाद अर्थमेटिक होने चाहिए, फिर स्टेट होने चाहिए DI के साथ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। तो ये आप वे ऑफ स्टडी ऐसी होनी चाहिए आपकी। इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे एक ट्री के द्वारा कि इस तरीके से स्टडी आपको क्यों करनी चाहिए, सक्सेस में इसका कितनी आपको हेल्प करता है, वो आपको ट्री से समझ आ जाएगी कि यही स्टडी का वे क्यों होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं थर्ड सेगमेंट पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने ग्राफ बनाया इसको हम ट्री में कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि आप इसे नेचुरल तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। फ्रेंड्स, मैथ्स के पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक के बीच में क्या रिलेशंस होती है इसको आपको समझनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर एक मैथ ट्री लेके आए हुए हैं। इस ट्री के द्वारा आप मैथ्स के पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीक़े से। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से ट्री एक पूरी प्रोसेस होती है ट्री बनने में, ट्री में सबसे पहले जो होती है उसका फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है ट्री का, वो सीड्स होती है। सीड्स के बाद बॉटम होती है, बॉटम, और फिर जो ट्री है वो रूट लेती है, एक डायरेक्शन लेती है, और उसके बाद उसमें ब्रांचेस आती है और ब्रांचेस आने के बाद एक निश्चित टाइम के बाद लिप्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फूल एंड फिर फ्रूट्स आती है। तो ये एक टोटल एक ट्री का एक पूरी डेवलपिंग कंडीशन है। तो याद रखें, सीड्स पहले होती है ट्री में, फर्स्ट पॉइंट सीड्स होती है, सीड्स से ट्री आती है, बॉटम, रूट, ब्रांचेस एंड लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सिमिलरली ये एक वे है, पूरे ट्री का एक वे होता है डेवलप होने में। सीड से किस तरीके से एक ट्री तैयार होता है, एक प्रोसेस है। आपका पूरी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स का इसी वे में होना चाहिए। ये वे ऑफ स्टडी सीड्स टू फ्रूट्स तक। फ्रूट्स मीन्स यहाँ पर रिजल्ट आपका है और सीड्स में स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं किस प्रकार से ट्री और मैथ्स में रिलेशंस होती है। तो मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आपको स्टार्ट करनी चाहिए, सबसे पहले टॉपिक आपको प्रिपरेशन के लिए कौन से लेने चाहिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप देखते हैं जिस प्रकार से ट्री में सीड्स होते हैं उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में अलजेब्रा एक पॉइंट होता है। अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित वर्ड से स्पष्ट है यहाँ पर बीजगणित, ये जो गणित का बीज है, बीज मीन्स सीड्स।
तो मैथमेटिक्स का जो स्टार्टिंग हमेशा अलजेब्रा से होनी चाहिए। अगर आप वे ऑफ स्टडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हैं, एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा आपकी जो स्टार्टिंग बिगिनिंग जो होना चाहिए मैथमेटिक्स का, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्लियर करने के लिए होनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स से आता है फ्रेंड्स अलजेब्रा। सेकंड आता है, जिस प्रकार से यहाँ पर बॉटम होता है ट्री में, बॉटम से होता है, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के जो यूजेस होता है उसको हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूप में। तो यहाँ पर बॉटम ग्रुप में ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। तो आपका मैथमेटिक्स की सिलेबस को कवर करने के समय आपका सेकंड टॉपिक हमेशा ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है अलजेब्रा पे डिपेंड करता है। अगर अलजेब्रा आपका क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री का 90% आपको काम हो चुका है, आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाएंगे। उसके बाद थर्ड पोजीशन आती है ट्री में, रूट लेता है। जिस प्रकार से ट्री रूट लेता है, आप देख सकते हैं ये रूट है यहाँ से यहाँ तक, ये रूट को शो कर रहा है। रूट यहाँ 20 से लेके यहाँ तक ब्रांचेस जहाँ से फंक्शन लिया है, उसके पहले जितना भी यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये रूट का पोर्शन है। और इसके लिए मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है जो रूट है। तो हमेशा थर्ड टॉपिक आपकी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ स्टडी के लिए। आप देख सकते हैं रूट का जो रिलेशन है ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। उसके बाद जो ट्री है वो यहाँ से इस पॉइंट से ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। आप देख सकते हैं ये सब ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन वर्ड इस्तेमाल होता है। मतलब मेंसुरेशन जो है, आपकी नॉलेज जो यहाँ पर आई है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी नॉलेज के थ्रू आप ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। मतलब आप अपने मेरिट के थ्रू आप का नॉलेज बढ़ता जाता है और उसको मैथ्स में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ब्रांचेस के लिए मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन हमेशा एरिया एंड वॉल्यूम को यहाँ पर डिफाइन करती है कि फील्ड का एरिया और वॉल्यूम क्या होगी। इसी प्रकार से ट्री कितनी फैलेगी, कितनी बड़ी होगी, इसको डिफाइन करता है ब्रांच। तो ब्रांच का रिलेशन यहाँ पर ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, जब ट्री यहाँ पर पूरी आकार ले लेता है तो इसमें पत्तियाँ आती है, लीव्स होती है, लीव्स फ्लावर्स आती है, एंड लास्ट में फ्रूट्स फल लगती है इस पर। तो यहाँ पर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक टॉपिक जो होता है, इसके लिए आप इसको रिलेशन में रख सकते हैं। तो अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक्स होता है उसको आप फ्रूट्स मान सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डिस्काउंट, ट्रेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टर्न, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, स्टेट, रेशियो प्रोपोर्शनल, एजेस प्रॉब्लम। इस तरीके से पूरे टॉपिक को आप यहाँ पर DI, तो पूरे टॉपिक को आप ट्री के फ्रूट्स के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी मैथमेटिक्स जो प्रोसेस है उसको आप नेचुरल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो अर्थमेटिक का टॉपिक है एक्चुअल में ट्री का जो डेवलपिंग का लास्ट कंडीशन होता है। तो आप इस पूरी ट्री के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रिपरेशन का अलजेब्रा होनी चाहिए, सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, थर्ड टॉपिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होनी चाहिए, एंड फोर्थ टॉपिक आपका मेंसुरेशन होना चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ स्टडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप नॉलेज को, अपनी स्टडी को जो आप लेबर करें उसको लंबा समय तक रिकॉल कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक इन 4 टॉपिक पर डिपेंड करता है आपका अर्थमेटिकल टॉपिक। तो अर्थमेटिक का जो टॉपिक होती है बिल्कुल आसान होती है, क्योंकि ये लिप्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं जो ट्री पर डिपेंड करता है। तो और आप इस पूरी ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का पूरा जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो इस पूरी ट्री जो मैथ्स ट्री है, इससे आप खुद ही प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करके समझ सकते हैं कि आपका मैथ्स जो प्रिपरेशन करना है टॉपिक्स का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहीं से सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि हम डायरेक्ट टाइम एंड वर्क से टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस से टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, और बहुत सारे लोग
परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब भी स्टार्ट हम ऊपर से करेंगे तो कभी भी आपका मैथमेटिक्स में कमांड उस तरीके से नहीं होगी कि एग्जाम्स में उस नॉलेज को आप प्रेजेंट कर पाएंगे 100% एफिशिएंसी से। और यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो पूरी मैथ्स आपके कंट्रोल में होगी और उस नॉलेज को जो आप कंट्रोल में जो नॉलेज किए हैं उस नॉलेज को एग्जाम्स में 100% एफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगी, सक्सेस श्योर होगी। आप देख सकते हैं ये वे ऑफ स्टडी है और वे ऑफ स्टडी अगर सीड टू फ्रूट्स है, मीन्स अलजेब्रा टू यहाँ पर अर्थमेटिकल टॉपिक है, तो 100% आपको यहाँ पर एफिशिएंसी मिलती है और आपका रिजल्ट जो सक्सेस है वो सर्टेन हो जाती है, श्योर हो जाती है। तो वे ऑफ स्टडी आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में कि किस तरीके से अलजेब्रा और ज्योमेट्री पूरी मैथ्स को इंक्लूड किया है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे लेक्चर के कंक्लूजन पर डिस्कस करते हैं। मैथ्स की स्टडी करने के लिए 2 टॉपिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट अलजेब्रा और सेकेंड ज्योमेट्री। ये 2 टॉपिक डिसाइड करती हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे होगी। तो 100% स्पीड एक्यूरेसी के लिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे कमांड होनी चाहिए। बहुत ही साउंड इसकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करती है स्पीड और एक्यूरेसी पर। ओके फ्रेंड्स, तो अलजेब्रा जो है कैलकुलेशन पावर देते हैं, ये 50% कैलकुलेशन पावर देता है और ज्योमेट्री 50% कैलकुलेशन पावर देता है। यहाँ पर हम डिजिट्स नंबर्स की वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर फिगर्स का कैलकुलेशन होता है। फिगर्स का कैलकुलेशन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, इस टाइप की फिगर जितने भी होती है उसकी बेसिक्स यहाँ क्लियर होती है और यहाँ पर नंबर्स की, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल्स की बेसिक्स का कैलकुलेशन करते हैं। जब इन दोनों का नंबर्स और फिगर्स का बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है, 100% एक्यूरेसी आपको मिल जाती है और जिससे आप एग्ज़ाम में अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और एक स्कोर गेन कर अपने सक्सेस को श्योर कर लेते हैं। अब बाकी टॉपिक इन्हीं 2 टॉपिक पर डिपेंड करती है। किस तरीके से इस पर डिपेंड करती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा की टॉपिक अलग क्लियर है, तो अलजेब्रा का जो यूजेस होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा अगर क्लियर है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप। और इधर चलते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री का जो एप्लीकेशंस होता है, यूजेस होता है, वो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेकेंड मेंसुरेशन एंड मेंसुरेशन का जो यूजेस होता है, यूजेस प्रिज्म, पिरामिड होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये टोटल एडवांस में सब टॉपिक इस तरीके से इंक्लूड है। अलजेब्रा अगर क्लियर है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ज्योमेट्री की बेसिक्स क्लियर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, प्रिज्म, पिरामिड के क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि आपको पूरी क्वेश्चन पे कंट्रोल करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात है अर्थमेटिक का, तो यहाँ से अर्थमेटिक इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, इनके बेसिस पे। बेसिक का यूजेस होता है, ये अर्थमेटिक होती है। अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक का जो कैलकुलेशन है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बेसिक्स अच्छी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और जितना भी शॉर्ट ट्रिक्स होता है वो अलजेब्रा पर डिपेंड करते हैं। अलजेब्रा की कैलकुलेशन पावर देता है और स्पीड एक्यूरेसी देती है। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है, शॉर्ट ट्रिक्स इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं यहाँ से।
तो शॉर्ट ट्रिक जो मैथ्स में होता है आपकी कैलकुलेशन पावर से होता है। उन बेसिक को जानने पर, अलजेब्रा की बेसिक को जानने पर हम किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो आती है वो इन अलजेब्रा पर डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक को आप कंक्लूड कर सकते हैं और आसानी से पूरी मैथ्स की सिलेबस को ऑर्डर में स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपकी सक्सेस श्योर हो। सो फ्रेंड्स, डिस्कस यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसे आपको लगा, इस पर आप अपना व्यू दें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।